हेलो ऑल ऑफ यू। मैं गौरव महामना अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहाँ पर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट है। मैंने नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर किया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट से पीएचडी मेरी चल रही है और मैंने आरएएस मेंस एग्जाम 3 बार लिखा है और मुझे साथ में 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। Now crack RPSC with India's largest learning platform, Unacademy. Get plus subscription and access unlimited and live and recorded courses. इंडिया के बेस्ट एजुकेशन से किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। गेट सब्सक्रिप्शन किस तरीके से लिया जा सकता है। हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी, अनअकैडमी पर किस तरीके से रजिस्टर हुआ जा सकता है। सबसे पहले आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर लर्न मोड तथा गेट सब्सक्रिप्शन का बेल आइकन आएगा। इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। उसके बाद आप आरपीएससी सेक्शन में जाइए, यूपीएससी सेक्शन में भी जा सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स के सेक्शन बना रखे हैं, तो आप वहां पर आरपीएससी सब्सक्रिप्शन में या आरपीएससी सेक्शन में जाइए। वहां पर आपको कुछ फीस स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। 1 मंथ का फीस स्ट्रक्चर होगा, 3 मंथ का फीस स्ट्रक्चर, 6 मंथ, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। तो मेरी आपको सलाह है कि आप 12 मंथ के फीस स्ट्रक्चर का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें, जिसकी फीस है 7,000 रुपीज। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 7,000 की जगह आपको केवल 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6,300 रुपये, 6,300 रुपीज में मिलेगा। यदि आप 24 मंथ्स या फिर 24 महीने या 2 साल का आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी फीस है 8,400 रुपये। यदि आप मेरा प्रोमो कोड गौरव एम यूज करते हो तो आपको फिर इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फीस मात्र 7,560 रुपये होगी। तो आरपीएससी सब्सक्रिप्शन लें और अपनी तैयारी को तीव्र गति दें। आपको आरपीएससी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। एक बार यदि आप आरपीएससी सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। व्हाट यू विल गेट ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। फर्स्ट है इसमें डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस मीन्स यहाँ पर बहुत सारी डेली लाइव क्लासेस चलती हैं और यहाँ पर आप एजुकेटर या फिर टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो टॉपिक के ऊपर। यदि आपका कोई डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो ऑन गोइंग क्लासेस में। सेकंड है लाइव टेस्ट एंड क्विज़। लाइव टेस्ट और क्विज़ का किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन का इवेल्युएशन करवाती है और साथ में यदि आप डेली मॉक टेस्ट देते हो, क्विज़ को ज्वाइन करते हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस को भी एनालिसिस कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पर कि आपकी जो प्रिपरेशन है किस मोड में जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सही डायरेक्शन है या फिर गलत डायरेक्शन है। थर्ड है यहाँ पर स्ट्रक्चर कोर्सेज। स्ट्रक्चर कोर्सेज आरपीएससी जितने भी एग्जाम करवाती है या फिर अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्जाम करवाता है और भी राजस्थान के जितने एग्जाम होते हैं उनके जितने भी कोर्सेज हैं उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है, स्ट्रक्चर किया गया है, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके। फोर्थ है यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस। यदि आप एक बार आरपीएससी सब्सक्रिप्शन या फिर अदर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव तथा रिकॉर्डेड कोर्सेज देखने की सुविधा मिलेगी किसी भी डिवाइस पर और आप रिकॉर्डेड कोर्सेज को बार बार देख सकते हो। तो ये सारी चीजें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, सुविधाएं हैं, ये केवल अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही आपको मिलेंगी और आप अपने तैयारी को तीव्र गति दे सकते हैं, एग्जाम पास कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व? क्योंकि ये राज्य को प्रेरणा देते हैं कि किस तरीके की कल्याणकारी नीति बनाई जाए। ये हमारे मूल संविधान में दे रखा था और ये कौन सा भाग है? भाग 4 के अंदर इनका वर्णन दिया हुआ है मूल संविधान में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल हैं ये 36 से 51 तक इनका वर्णन है मूल संविधान के अंदर। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये राज्य को निर्देश देते हैं कि वो कल्याणकारी नीतियां बनाए, लोगों की भलाई के लिए जो पॉलिसीज है वो नीतियां बनाए। इसमें आप
कुछ नीतियां समाजवादी सिद्धांत से ली गई हैं, कुछ नीतियां गांधीवादी फिलॉसफी गांधीवादी सिद्धांत से ली गई हैं, और कुछ उदारवादी सिद्धांत से ली गई हैं। ठीक है ना। और ये जो नीति निर्देशक तत्व आए किस संविधान से, हमारे संविधान ने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं, तो ये जो आए हुए हैं ये आए हैं आयरलैंड के संविधान से आए हैं। यहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड में भी कहां से लिए गए, ये स्पेन से आयरलैंड में आए थे। तो आपको इसका इतिहास भी पता होना चाहिए कि राज्य लोगों की भलाई के लिए समय समय पर पॉलिसी का निर्माण करे, या फिर संविधान में जो प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों को देखते हुए राज्य जन कल्याणकारी नीतियां बनाए। तो इसका ये उद्देश्य है कि जन कल्याणकारी नीतियों को लागू करे, जिससे समाज में समता और परस्पर सद्भावना की भावना प्रेरित हो। अब हम देखते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो कितने प्रकार के हैं। जैसे कि एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। जैसे कि हम 3 तरीके के नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे। ये मैंने इस वजह से इसका क्लासिफिकेशन किया है कि आपको अच्छे तरीके से ये याद हो सके। पहला है समाजवादी सिद्धांत से जो लिए गए नीति निर्देशक तत्व है, उनको हम एक जगह याद करने की कोशिश करेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा है जो गांधीवादी फिलॉसफी है, गांधीवादी सिद्धांत है, जो कि महात्मा गांधी के जो विचार थे कि अस्पृश्यता से रिलेटेड हो और कमजोर वर्गों से रिलेटेड हो, गाय के वध से रिलेटेड हो, या फिर मदिरा जो कि शराब के सेवन पर प्रतिबंध से रिलेटेड हो, वो कहां से लिए गए, गांधीवादी सिद्धांत से लिए गए थे। तो इससे आप आर्टिकल्स को आसानी से याद कर सकते हैं। तीसरा है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत जो कि वैश्विक या अर्थात विश्व के जो पैमाने हैं उनको लागू करते हैं। कहां पर लागू करते हैं, राज्य द्वारा भारत में भी लागू किए जाए। तो इस तरीके से हम समाजवादी सिद्धांत के अंदर आर्टिकल 38 देखेंगे, जिसमें क्या कहते हैं, राज्य द्वारा जन कल्याण हेतु सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा का क्या मतलब हो गया कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य के द्वारा। ये तीनों चीजें लागू की जाएगी। ये आर्टिकल 38 के अंदर दे रखा है। और इसी के द्वारा आय की समानता लाई जाएगी राज्य के द्वारा, और प्रतिष्ठा की समानता लाई जाएगी, और सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को दी जाएगी, नागरिकों को दी जाएगी। इसी तरीके से हम इसमें समाजवादी सिद्धांत में डिटेल में चर्चा करेंगे आर्टिकल 39 की। 39 क्या कहता है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा राज्य। ठीक है ना। सामूहिक हित के लिए अधिग्रहण, जो रोड्स वगैरह बनती है या फिर जमीन का अधिग्रहण करती है, वो लोगों के हित में किया जाए, ना कि स्वेच्छाचारिता सरकार के द्वारा किया जाए। ठीक है ना। और समान कार्य के लिए समान वेतन के पुरुषों को और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। इसी के बाद हम 39A की बात करेंगे, जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे आर्टिकलों की चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूं, फिर आगे का देखते हैं हम। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवादी सिद्धांत, जो कि समाजवाद जो सिद्धांत है उससे प्रेरित है, ये जितने भी तत्व जो यहाँ पर लिए गए हैं। उसके बाद के जो राज्य है वृद्धजनों के लिए जो काम करता है, आर्टिकल 41 के थ्रू क्या पेंशन देता है बुजुर्गों को, उनके लिए आवास का निर्माण करता है। और जो वृद्धजन हाउस, जो वृद्धजन घर है, उसमें जो 60 साल से ऊपर वाले वहाँ रह सकते हैं। ठीक है। बीमारियों के लिए बीमा पॉलिसी निकालता है। और क्या कहते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ही कम खर्चे में या फिर नगण्य खर्चे में इलाज जो गंभीर बीमारी है उनकी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है ना। ये सरकारी सहायता दी जाती है। जैसे लॉकडाउन के अंदर कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बहुत सारी सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा भी दी गई और राज्य सरकार के द्वारा भी दी गई थी। इसी तरीके से हम आर्टिकल 42 की चर्चा करेंगे। इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो आता है, काम की न्याय संगत होनी चाहिए, काम की न्याय संगत अवस्था होनी चाहिए। काम
जो कार्य कर रहे हैं, मजदूर कार्य कर रहे हैं या फिर फैक्ट्रियों में आदमी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए, ये नहीं कि हानिकारक कार्य के अंदर उनको लगाया जाए जिससे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आए। और इसी 42 आर्टिकल के अंदर हम प्रसूति सहायता के बारे में भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राज्य सरकार जो प्रसूतियाँ होती हैं, जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है या फिर डिलीवरी हो गई होती है, तो उनको कुछ राशि सहायता के रूप में देती है। या फिर मैटरनिटी लीव के बारे में आपने सुना होगा कि जो कर्मचारी होती है, महिला कर्मचारी, उनको इस टाइम पर मैटरनिटी लीव दी जाती है। इसी के बाद हम 43 नंबर आर्टिकल की चर्चा करेंगे, जिसमें जो मजदूर होंगे या कर्मकार होंगे वो उनके लिए अच्छा जीवन स्तर निर्धारित करे, सरकार दंड मानक तय करे कि इसके आधार पर ही उनको इससे कम मजदूरी नहीं जाएगी। जैसे सरकार मजदूरी का निर्धारण करती है ना, वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत करती है, ठीक है ना। इसके बाद हम 43 का की बात करेंगे। 43 का क्या कहता है? उद्योगों से रिलेटेड है। उद्योगों से रिलेटेड जो भी पॉलिसी सरकार निर्माण करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसको एक बार मैं इरेज करता हूं। अब ये तो हमने देख लिए समाजवादी सिद्धांत से रिलेटेड जो भी थे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं जो गांधीवादी सिद्धांत है, जो गांधी जी के जीवन से प्रेरित है या फिर गांधी जी ने अपने जीवन में अपनाए थे और जो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा सहयोग किया था इन सिद्धांतों ने। उन सिद्धांतों को भी नीति निर्देशक तत्वों को, उन विचारों को भी नीति निर्देशक तत्वों में डाला गया है। जैसे कि जो गांधी जी थे उन्होंने ग्राम पंचायतों के गठन या फिर उनको शक्तियां प्रदान करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे, क्योंकि भारत क्या है कि गांव का देश है, ग्रामों का देश है, तो गांव को मजबूत करना जरूरी है, उनको शक्तियां प्रदान करना जरूरी है। उसी के आधार पर संसद ने, आपको पता है, क्या 73वां संविधान संशोधन लागू किया था, जिसमें जो ग्राम पंचायतें थी उनको संवैधानिक आधार प्रदान किया था कि ये संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम कुटीर उद्योग, जो गांव के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देंगे। प्रोत्साहन देने का मतलब क्या हो गया? इनको सहायता दी जाएगी, सरकारी सहायता दी जाएगी, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय अपना बढ़ा सकें, जो छोटे स्तर के कुटीर उद्योग है वो। इसी वजह से खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, जो आपने सुना होगा, जो कि खादी का प्रचार करता है, वो भी जो नीति निर्देशक तत्व है उसी के ऊपर आधारित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। आर्टिकल 46 भी है इसमें से, जिसमें हम SC ST तथा कमजोर वर्ग जो होंगे ना उनके बारे में बात करेंगे, उनके शैक्षणिक उत्थान, उनके आर्थिक उत्थानों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगला भी आर्टिकल इसी से रिलेटेड है कि 47 आर्टिकल है, जिसमें मदिरा सेवन पर प्रतिबंध की बात की गई है, या फिर नशीली दवाई जो होती हैं उन पर प्रतिबंध की बात की जाती है। तो इस वजह से इस तरीके से हम पूरे चैप्टर को तैयार करेंगे। जैसे आर्टिकल 48 है, वो गाय से रिलेटेड है या फिर दुधारू पशुओं से रिलेटेड है कि इनका वध नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो गांधीवादी सिद्धांत थे, जो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलनों के बीच में जो भी रचनात्मक कार्य किए थे, वो गांधीवादी सिद्धांत थे। जिसमें आपने देखा होता अस्पृश्यता के खिलाफ या फिर हरिजन शब्द दिया था उन्होंने उस टाइम पर, और दलित जो थे उनके उत्थान के लिए काफी यात्राएं भी की थी, पूरे भारतवर्ष में यात्राएं की थी, आपको पता ही होगा ये तो फिर इस तरीके से हम गांधीवादी सिद्धांत को रिलेट करेंगे गांधी जी से, और इस तरीके से हम इनको जल्दी रिवाइज भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं ट्रिक के साथ, ठीक है ना। अब ये हमने देख लिया। अब हम तीसरे जो है वो देखेंगे हम, उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या होता है? उदार बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत इसका सिंपल सा आप याद रखिएगा कि उदार बौद्धिक सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जो कि वैश्विकता या वैश्विक या विश्व स्तर की बात करते हैं, जैसे कि शांति हो पूरे विश्व के अंदर, आतंकवाद नहीं फैले, देशों के मध्य अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध हो, ठीक है। और इसके अलावा विश्व के सभी बच्चों को, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाए, ठीक है ना। और इसी तरीके से आर्टिकल 48 आर्टिकल बोलता है, क्या बोलता है? कृषि और पशुपालन में क्या किया जाए? आधुनिक प्रणालियों या फिर वैज्ञानिक प्रणालियों को अपनाया जाए। तो ये भी क्या कहते हैं, इसमें नीति निर्देशक तत्व में डाला गया। इसी तरीके से इसको एक्सटेंस किया गया
48A के अंदर उसमें बोला गया, क्या बोला गया कि पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। पर्यावरण का संरक्षण किस तरीके से करेंगे कि भारत सरकार है या केंद्र सरकार बहुत सारे एक्ट लेके आई, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आई, ठीक है, और क्या कहते हैं वन नीति लेके आई, ठीक है, चंबल संरक्षण परियोजना लेके आई, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे नेशनल पार्क का निर्माण किया, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्यों का निर्माण किया गया, एयर पोल्यूशन एक्ट लेके आए, वाटर पोल्यूशन एक्ट लेके आए। तो इससे क्या कहते हैं, पर्यावरण का निम्नीकरण नहीं हो और इनका पर्यावरण का संवर्धन हो, संरक्षण हो इस तरीके से, और वन्य जीवों की रक्षा की जाए। तो इस आर्टिकल का ये इंपॉर्टेंस है जो कि हमारे संविधान में लाया गया, बाद में जोड़ा गया। और इसके बाद हम आर्टिकल 51 की चर्चा करेंगे। उसमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा हो पूरे विश्व में, जिसमें जो भारत की नीति है, विदेश नीति के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि विदेश नीति में किस तरीके से इस आर्टिकल के माध्यम से सशक्तता प्रदान की गई, कि जिसमें हम पंचशील सिद्धांत देखते हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखते हैं, और भी जितनी भी पॉलिसी हैं, जिससे पूरे विश्व के अंदर शांति आए और सुरक्षा आए, आतंकवाद खत्म हो जाए। अब हम एक एक करके जो भी ये है इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे अगली स्लाइड से, ठीक है। अब हम देखते हैं जो पहला है जो हमारा आर्टिकल, अब मैंने बताई दिया आपको अनुच्छेद 36 से 51 तक है, एक एक आर्टिकल की हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 36 क्या कहता है? अनुच्छेद 36 कहता है राज्य की परिभाषा के बारे में ये बोलता है। अब राज्य की परिभाषा इसमें कहाँ तक है? राज्य की परिभाषा जैसे हमने मूल अधिकार में देखी थी, वही राज्य की परिभाषा यहाँ पर है। यहाँ पर राज्य शब्द से मतलब आप ये मत लेना कि ये राजस्थान राज्य है या फिर बिहार राज्य है। ये परिभाषा बहुत विस्तृत है राज्य की यहाँ पर। जैसे कि उसमें केंद्र सरकार भी आएगी, संघ भी आएगा, केंद्र सरकार आई, ठीक है, सारी राज्य सरकारें भी आएंगी, सारी राज्य सरकारें आएंगी, ठीक है ना, जो भी कानून बना रही है वो सारी संस्थाएं इसमें आएंगी, पंचायतें भी आएंगी, ठीक है, नगर निगम भी आएंगे, पीएसयू जो होते हैं, जो सब सरकारी उपक्रम होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जितने भी होते हैं वो भी आएंगे। जो जो कानून बना रहा है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसको हमने विस्तृत में हमारे मूल अधिकार वाले चैप्टर था उसमें हमने देख लिया था, ठीक है। राज्य की परिभाषा अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य की परिभाषा से क्या मतलब है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 37 की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 37 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 37 में दिया हुआ है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में जो भाग 4 है उसके अंदर जो तत्व है, जो कि आर्टिकल्स दे रखे हैं, वो किस तरीके से लागू होते हैं। पहली बात है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कैसे? कि हमने बात की थी एनफोर्समेंट की, न्यायालय इनको लागू नहीं करवा सकता है। ये केवल राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं कि वो कल्याणकारी नीति बनाए, उसको राज्य को ये प्रोत्साहित करते हैं। केवल नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? उसको दिशा निर्देश दिखाते हैं राज्य को कि वो अच्छी अच्छी पॉलिसी बनाए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर अधीनस्थ कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में नहीं जा सकता है कि ये जो भी नीति निर्देशक तत्व है इनको लागू कराने के लिए हम राज्य पे बाध्यता डाल रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट दायर नहीं कर सकता इस आधार पर कि ये डीपीएसपी कोई सा भी हो 36 से 51 तक लागू नहीं हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। ना ही सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले सकता है कि इन आधार पर हम राज्य को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। इसका जो इंग्लिश वर्ड है एनफोर्समेंट नहीं कर सकते। अब आपको यदि पूरी बात नहीं समझ में आई है तो एक बार और मैं समझाता हूं। जैसे कि मूल अधिकार थे, हमारे मूल अधिकार थे। मूल अधिकार कैसे हैं? प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय कैसे हैं? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। ये प्रवर्तनीय किस तरीके से है? ये इस तरीके से है क्योंकि आर्टिकल 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी 5 तरीके की रिट जारी कर सकता है, जिसके आधार पर हम यदि व्यक्ति या नागरिक के, हमारे भारत देश के नागरिक हो, निवासी हो, उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, अर्थात
उनको किसी भी स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा हो, अर्थात या फिर आप बोल सकते हैं कि 14 से लेकर जैसे 14 आर्टिकल 14 में क्या है, समता का अधिकार है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध किया। इसी तरह के 16 आर्टिकल हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो इन आर्टिकल्स जो हैं 31 तक है, वो जो आर्टिकल हैं जो मूल अधिकार प्रदान करते हैं, नागरिक तथा निवासियों दोनों को अधिकार प्रदान करते हैं। कुछ मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं या फिर सारे नागरिकों को दिए गए हैं, कुछ विदेशी या फिर निवासियों को दिए गए हैं। तो उनके उल्लंघन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन नीति निर्देशक तत्व के मामले में कोई भी व्यक्ति ना तो हाई कोर्ट जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसी वजह से ये बोला है कि ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा इनका मूल उद्देश्य क्या होता है कि जो देश का शासन चल रहा है, राज्य का शासन चल रहा है, उसमें राज्य के कर्तव्य को ये निर्धारित करते हैं कि राज्य का ये कर्तव्य होगा, या फिर उसको निर्देश देते हैं कि आप इस तरीके से इस आधार पर, नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर पॉलिसी का निर्माण कीजिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा अनुच्छेद 37 क्या है। अनुच्छेद 37 को सीधे याद रखो, एनफोर्समेंट से और न्यायालय से रिलेटेड करो कि ये नहीं होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं जहां से जो नीति निर्देशक तत्व के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसके बारे में। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। इसका क्या मतलब है? सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा, इसका क्या अर्थ है? सामाजिक व्यवस्था अर्थात सामाजिक न्याय प्रदान करेगा। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय प्रदान करेगा, आर्थिक न्याय प्रदान करेगा और राजनीतिक न्याय प्रदान करेगा। ठीक है ना, ये 3 वर्ड को ध्यान में रखना सामाजिक व्यवस्था के अंदर। और जो 38(1) है वो 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन किसकी सरकार में आई थी? जो जनता दल की सरकार थी, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। कहां पर बनी थी? केंद्र के अंदर। तो उसने 1978 के अंदर 44वां संविधान संशोधन लेके आए थे। तो उसमें ये 38(1) जोड़ा गया था। तो उसमें सामाजिक व्यवस्था को भी जोड़ा गया था, जिसमें बोला गया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करें। अर्थात इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि जो राज्य होगा, राज्य की परिभाषा के अंदर जितनी भी संस्थाएं आती हैं वो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगी, आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेंगी और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेंगी। अब सामाजिक न्याय से क्या मतलब है? सामाजिक न्याय से मतलब है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति का विभेद, उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात समाज के स्तर पर सामाजिक सद्भाव बनाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये राज्य को गारंटी देनी पड़ेगी, जो भी नागरिक हैं उनको गारंटी दे। आर्थिक न्याय के आर्थिक असमानता को कम किया जाएगा। आर्थिक असमानता इन द सेंस, ज्यादा ये नहीं हो कि पूरे समाज के अंदर कुछ ही व्यक्तियों पर पूरी संपत्ति हो, वो उस असमानता को कम किया जाएगा। ठीक है ना, आय की असमानता को कम किया जाएगा, प्रतिष्ठा की असमानता को कम किया जाएगा और क्या कहते हैं, सुविधाओं, सभी को सुविधाएं मिले, अवसरों की असमानता को कम किया जाएगा। ठीक है, जितनी भी हमने राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएं आ रही हैं वो ये सब सुनिश्चित करेंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 38 का। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। 38(2) क्या बोलता है? 38(2) भी यही कह रहा है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच। जितने भी विभिन्न सेक्टर्स के अंदर भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, राज्यों के अंदर लोग रह रहे हैं, उनके बीच की आय की असमानता को कम करेगा। और किन किन के बीच में? के विभिन्न व्यवसाय में, अर्थात सभी को वो अवसर की समानता देगा जिससे वो अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकें। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आर्टिकल 38 क्या है वो समझ में आ गया होगा। और ये कहाँ से लिया गया है? ये समाजवादी जो सिद्धांत जो हमने अभी देखे थे वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया है, वहां से लिया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 39। राज्य अपनी नीति का
अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। नीति तत्व क्या होते हैं? जैसे पॉलिसी बनाएगा, राज्य बनाएगी, केंद्र सरकार बनाएगी, कोई पीएसयूज बना रही है, तो वो अपनी नीति के अंदर इन जो पॉइंट्स दे रखे हैं ABCDEF, इन पॉइंट्स को डालना उसके लिए अनुसरणीय है, यानी उसको डालने चाहिए। तो पहला पॉइंट है जो हमारा है, पुरुष तथा स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार। अर्थात पुरुष जो होंगे और स्त्री पर इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि पुरुष को ज्यादा वेतन मिले और स्त्री को कम मिले शारीरिक आधार पर, या फिर स्त्री को ज्यादा वेतन मिले, जैसे कि आज के टाइम पर चलन है ना कि स्त्री को ज्यादा वेतन दिया जाता है पुरुषों की तुलना में। तो इस चीज का भी इसमें निषेध किया गया है कि जीविका के साधन कैसे भी हों प्राप्त करने के, उसमें दोनों को यदि वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन दिया जाएगा। ऐसी राज्य की ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाएगा सभी के लिए। सेकंड जो पॉइंट है हमारा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। अर्थात इसमें बी पॉइंट के अंदर ये बोल रहा है कि अधिग्रहण से रिलेटेड बात कर रहा है। अधिग्रहण क्या होता है? जैसे किसी की संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया, जमीन का अधिग्रहण किया, किसी कॉरपोरेट हाउस का अधिग्रहण किया गया, या फिर तेल क्षेत्र यहां पर निकला, किसी के स्वामित्व वाली जगह तेल ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया। इस तरीके से अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं विस्तार से, जिससे आप इसको आसानी से याद रख सको। जैसे कि कहीं पर भी स्टेट हाईवे निकाला है, नेशनल हाईवे निकाला है, तो वहाँ की जो जमीन है वो सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है और उनको कंपनसेशन किसानों को दे दिया जाता है। उसका आधार क्या है कि जो सार्वजनिक हित या फिर सामूहिक हित है ना, जो लोगों की भलाई के लिए ना रोड का निर्माण होगा तो वो सभी लोग उसका यूज करेंगे और इकोनॉमी डेवलप ज्यादा होगी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सुधरेगा। तो इस आधार पर वो अधिग्रहण कर रही है। जैसे कि कहीं पर पश्चिमी राजस्थान के अंदर तेल क्षेत्र निकला, जैसे कि अभी क्या कहते हैं बाड़मेर के अंदर बाड़मेर के अंदर तेल उत्खनन होता है, तो वहां पर भी सरकार अधिग्रहित कर सकती है। वहां पर रिफाइनरी लगाई गई है जिसमें सरकार की भी हिस्सेदारी और HPCL की भी हिस्सेदारी। तो उस टाइम पर सरकार ने इसको अधिग्रहित किया होगा, क्योंकि रिफाइनरी से वहाँ के जो जीवन यापन कर रहे हैं जो व्यक्ति है उनको रोजगार प्राप्त होगा और सरकार की भी आय होगी, और जिनसे जमीन अधिग्रहित की उनको कंपनसेशन दे दिया गया। तो इस आधार पर भी राज्य क्या करता है? अधिग्रहण करता है, ठीक है, जिसमें लोगों की भलाई हो। जिस तरीके से आप कॉर्पोरेट्स का उदाहरण ले सकते हो कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, 14 बैंक्स थे ना जो, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था, प्रीवी पर्स हटाया गया था। तो 14 बैंक्स के राष्ट्रीयकरण का जो आधार था वो यही था, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला जो सी पॉइंट है उसकी ओर चर्चा करते हैं। वो क्या कहता है, रिस कर देता हूं मैं। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन तथा उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेतन ना हो। इसका सीधा सा मतलब है जो धन है और उत्पादन के साधन है, जो इकोनॉमी है, कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना रहते हुए राज्य ऐसी कल्याणकारी नीति बनाए कि सभी व्यक्ति छोटे बचोले उद्योग धंधों में लगे रहें और साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था भी अच्छे तरीके से चले। ऐसा नहीं हो कि कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था चली जाए। इसका सीधा सा मतलब है। और क्या कहते हैं, राज्य की ये ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है वो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दे। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी में आर्टिकल 39 देख रहे हैं कि पुरुषों, डी क्या कहता है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। मैंने चर्चा पहले करी ली है कि पुरुष और स्त्रियों को लिंग के आधार पर ये स्त्री है इसको कम वेतन दिया जाएगा, पुरुष है इसको ज्यादा दिया जाएगा, या फिर स्त्री को ज्यादा दिया जाए और पुरुष को कम दिया जाए यदि वो समान कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी कंपनी के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों समान कार्य कर रहे हैं और उनको अलग अलग वेतन दिया जा रहा है, तो राज्य ऐसा निर्धारित कर सकता है कि क्या कहते हैं, पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, ई पॉइंट है, पुरुष और स्त्रियों कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो।
जितने भी कर्मचारी हैं जहां भी लगे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जाएगा कि ऐसा नहीं हो कि वो बहुत ही निम्न निम्न वाली अवस्था में कार्य कर रहे हो। अर्थात जितनी भी सुविधा होती है मानवीय जीवन जीने के लिए, गर्मा में जीवन जीने के लिए, वो सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाएं, पुरुष और स्त्रियों दोनों को। और साथ में जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको ऐसे कामों में ना लगाया जाए जिससे उनका बचपन बिगड़ जाए। अर्थात बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर कोई भी नागरिक ऐसे रोजगार में ना लगे जिससे उसकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। जैसे कि किसी के पास पैसा नहीं है और वो किसी इस तरीके से व्यवसाय को नहीं कर ले, व्यवसाय का इन द सेंस चोरी चकारी हो गई, या फिर माइंस के अंदर काम करना, या फिर खतरनाक कार्य करना, उस तरीके के कार्य ना करें। ये भी राज्य निश्चित करता है कि उसकी ये जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि उन व्यक्तियों को अवसर उपलब्ध कराए, रोजगार के अवसर दे। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा, हमारा जो पॉइंट है वो अनुच्छेद 39 है। 39 अनुच्छेद में क्या क्या दिया गया है? ए पॉइंट के बारे में हमने सभी नागरिकों को जीविका के साधन यानी रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। और अधिग्रहण वाली बात हमने करी ली, वो किसके हित में होगा? जनता की भलाई के लिए होगा। तीसरी जो बात की थी कि जो भी इकोनॉमी है वो कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में, उनका संकीर्णन ना हो, सब साधारण के लिए वो इकोनॉमी सभी के लिए समान हो। फिर उसके बाद हमने वेतन के बारे में बात कर ली कि समान कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। और फिर हमने जो कर्मचारी वर्ग है उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाएगा और बच्चों की हेल्थ का उसका दुरुपयोग ना हो, ठीक है ना। अब इसी का जो लास्ट पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं हम। बालकों को स्वतंत्र और गर्मामय वातावरण में स्वस्थ विकास और अवसर की सुविधाएं दी जाए। कहने का मतलब जो बच्चों को एक अच्छा वातावरण जिससे उनका संपूर्ण विकास हो सके, संपूर्ण विकास बच्चों का हो सके। उसमें संपूर्ण विकास में क्या है कि उनका शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हो सके, मानसिक विकास अच्छे तरीके से हो सके और नैतिक विकास अच्छे तरीके से हो सके। इस तरीके का वातावरण बनाने की जो कौन करेगा, पहल कौन करेगा? राज्य करेगा। और जैसे कि संपूर्ण विकास में शिक्षा भी आ गया, ठीक है ना। शिक्षा के अंदर सरकारी स्कूल आ गए, सरकारी स्कूल के अंदर सुविधा होती है ना, अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। आज के टाइम पर तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी सरकारी हो गए, तो ये भी इसी में निर्देशित करता है। शिक्षा के बाद हम देख सकते हैं कि बच्चों के खेल खिलौने वगैरह, इसको भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि उनका बचपन खराब नहीं जाए, उनका पूर्ण रूप से विकास हो सके। अब हमने आर्टिकल 39 देख लिया, ठीक है ना। अब आर्टिकल 39A देखते हैं। 39A के बारे में मैंने बता दिया, ये भी किससे प्रेरित है? ये भी समाजवादी सिद्धांत से प्रेरित आर्टिकल है 39A। इसमें क्या है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। समान न्याय, सभी व्यक्तियों को समान न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो उसको ये सुविधा मिल गई और गरीब है तो उसको सुविधा नहीं मिली। तो इस तरीके से गरीब व्यक्ति को भी न्याय दिया जाएगा, अर्थात समान न्याय। और निःशुल्क विधिक सहायता, यदि किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं है और वो किसी अपराध में कमिट हो गया तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। किसके? जैसा कि सरकारी वकील होता है ना, जैसे किसी के पास जो प्राइवेट वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार उपलब्ध करवाती है उसको वकील। ये भी राज्य सुनिश्चित करेगा और राज्य ऐसी सुविधा देगा। अर्थात अब हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा 39A क्या है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो। समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, ये मैंने बता दिया। वह यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता, आर्थिक मैंने बताया कि गरीब अमीर वाला केस बता दिया। अन्य निर्योग्यता जैसे कि वो महिला है या फिर विकलांग है के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए। ये मैंने अभी आपको सिंपल शब्दों में बता दिया है। और उसको जो निःशुल्क विधिक सहायता अर्थात फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी, फ्री लीगल एडवाइस दी जाएगी, ठीक है ना। अब 39A आपको पता चल गया होगा और ये कहां से लिया गया है? समाजवादी सिद्धांत से ये लिया गया है। अब आपको आगे वाले आर्टिकल पे हम चलते हैं कि कौन सा है आगे वाला आर्टिकल। अब है 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन
ये आर्टिकल कहाँ से लिया गया है? गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया है। ये तो आपको पता चल ही गया कि गांधी जी ने, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो आंदोलन किया था, किस टाइम पर किया था? स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पर रचनात्मक कार्य किए थे। और उन्होंने ग्राम जो शक्ति है, भारत देश को क्या बोला था कि ये गांव का देश है। अब ये गांव का देश तो है, तो गांव का देश कब मजबूत होगा? जब गांवों को हम मजबूत करेंगे। तो राज्य क्या करेगा? राज्य ये करेगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों को अधिकार देगा, शक्ति देगा। शक्ति देने से क्या होगा कि वो आत्मनिर्भर बनेंगे। ग्राम क्या है कि आत्मनिर्भर बनेंगे। आत्मनिर्भर भारत का अभी भी इस टाइम पर चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। इनको ऐसी शक्तियां देगा ग्राम पंचायतों को और अधिकार प्रदान करेगा जिससे वो जो ग्राम इकाई है वो उभार के आए, उसमें विकास हो सके। जैसे कि आप देख सकते हो 73वां संविधान संशोधन था जो कब आया था? 1993 में आया था, जिसमें ग्राम पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया था। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक आधार दिया गया था। ये केंद्र सरकार लेके आई थी। जैसे कि हम और भी बात करें, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात कर सकते हैं हम इसमें, जो कनेक्टिविटी करती है एक गांव को दूसरे गांव में, या फिर स्टेट हाईवे से। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ठीक है ना। इसी के अंतर्गत जो पेयजल की व्यवस्था होती है गांव के अंदर हो, सारी की सारी सुविधाएं हों, अर्थात गांव को सशक्त किया जाए, इसी का आधार है। और ये कहां से आया है? गांधीवादी सिद्धांत से आया। अब मैंने आपको एग्जांपल भी 2-3 बता दिए हैं, ठीक है ना। तो इससे आप जैसे मनरेगा को भी इसके अंदर ले सकते हो। आगे वाले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार अर्थात सभी व्यक्तियों को कार्य मिलना चाहिए। ये नहीं कि बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो राज्य तो ये निर्धारित करेगा, बहुत सारी वैकेंसीज निकालता है, और भी क्या कहते हैं, बहुत सारी स्कीम्स निकालता है, जैसे नरेगा निकाल दी। और साथ में क्या कहते हैं, कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार, हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई स्कीम निकालती है। उसके आधार पर व्यक्तियों को क्या मिलता है? कार्य मिलता है, ठीक है। शिक्षा की व्यवस्था करता है, राज्य का अधिकार होता है। और लोक सहायता में क्या हो गया कि जो निशक्त जन है, जो बुजुर्ग है, वृद्ध जन है, ठीक है ना। अब वो निशक्त हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो यदि अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं तो उनको भी लोक सहायता दी जाएगी। लोक सहायता का मतलब हो गया उनको डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। डीबीटी तो आपको पता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे कि पेंशन दी जाती है, जो पेंशन दी जाती है, किनको दी जाती है? जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनको 60 साल से ऊपर वालों को पेंशन दी जाती है, सुना होगा आपने। और रेलवे की जो टिकट होती है बुजुर्गों की बहुत कम होती है, ये भी आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो ये ही लोक सहायता है, ठीक है ना। जैसे कि लॉकडाउन हुआ था, कोरोना टाइम था, तो फिर जो व्यक्ति थे उनके पास रोजगार नहीं था, तो खाने के लिए कैसे करते? तो राज्य का ये कर्तव्य था, राज्य का अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ये कर्तव्य था, उसको प्रेरित करता है आर्टिकल 41 कि वो सभी को गेहूं की व्यवस्था दे, चावल की व्यवस्था दे। तो उस टाइम पर गेहूं भी दिए, चावल भी दिए, और कुछ पैसे भी बीपीएल वालों के अकाउंट में आए। तो इस तरीके से आप इसको पूरे आर्टिकल को समझ सकते हो, आज के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये वाला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत दशा हो और मानवोचित दशा हो तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो। काम की न्याय संगत दशा क्या होती है? आर्टिकल 42 है। ये भी क्या है? समाजवाद के सिद्धांत से प्रेरित है। काम की न्याय संगत दशा कैसे हो सकती है कि जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य के अंदर, उद्योग के अंदर कहीं भी मजदूरी कर रहा है तो वो उसके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। हानिकारक इन द सेंस कि वो उसमें उसकी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस तरीके की काम की न्याय संगत दशा हो, ठीक है ना। मानवोचित दशा हो, यानी मानव जिस दशा में कार्य कर सकता है, ये नहीं कि उससे पशुओं की तरह कार्य कराया जाए,
ठीक है। और तीसरी बात, आर्टिकल 42 क्या कहता है कि प्रसूति की सहायता, प्रसूति अर्थात जिन महिलाओं की डिलीवरी होने वाली होती है उनको प्रसूति बोलते हैं। तो प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता में कैसे करेंगे आप कि जैसे कि डिलीवरी होने के बाद राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार उनको पोषण के लिए कुछ पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर सीधे दे देते हैं, डीबीटी के माध्यम से या फिर कैश के माध्यम से। ये आपने हॉस्पिटल के अंदर सुविधाएं देख रखी होंगी। और साथ में जो कर्मचारी महिलाएं होती हैं उनको कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनको इस समय पर मैटरनिटी लीव देती है। मैटरनिटी लीव ध्यान है ना आपको, मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपने बच्चे का ध्यान रख सकें। तो इस तरीके से आपको अनुच्छेद 42 आई थिंक समझ में आ गया होगा। काम की न्याय संगत दशा और मानवोचित दशा क्या होती हैं और प्रसूति सहायता का उपबंध हमारे नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। अब हम अगले आर्टिकल के लिए की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 43 आर्टिकल क्या कहता है, एक सेकंड। कर्मकारों के लिए पॉलिसीज बनाएगा, कर्मकारों के लिए मजदूरी को निर्धारित करेगा। कौन करेगा? राज्य निर्धारित करेगा। जैसे देखते हैं ना कि दिहाड़ी की मजदूरी के इससे नीचे नहीं देना चाहिए, जिससे क्या कहते हैं, व्यक्ति को भी अपने अधिकारों का एहसास होता है कि इससे नीचे मैं पैसे में काम नहीं करूंगा। उसमें क्या होगा, उससे नीचे काम करेगा तो शोषण होगा उसका। तो राज्य क्या करता है, कोई नियम बना दे, कोई कानून बना दे, या फिर कोई आर्थिक संगठन है राज्य के अंदर या फिर केंद्र सरकार के अंदर, वो कोई ना कोई ऐसे नियम बनाए कि जिससे कृषि के अंदर हो, उद्योग के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनको कार्य मिले, उनको निर्वाह मजदूरी के वो अपना जीवन यापन कर ले उस मजदूरी से और अपने जीवन स्तर को उठा सकें। ऐसा नहीं है कि वो कार्य भी करते जा रहे हैं, उनके शरीर भी जा रहा है, समय भी जा रहा है और उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। और एक और महत्वपूर्ण चीज थी कि किसी भी व्यक्ति से लगातार कार्य नहीं करवाया जाए, कि ऐसा नहीं है कि सुबह से शाम तक कार्य करवाया जाए, उसको लंच टाइम भी देना जरूरी है, या फिर जो अवकाश है वो 7 दिन में इतने होने चाहिए और पूरे महीने में इतने होने चाहिए। तो ये काम की दशाएं और कौन तय करेगा, वो राज्य निर्धारित करेगा। और उसका अनुसरण कौन करेगी, जो राज्य में रहने वाले जितने भी उद्योग धंधे वाले जो कृषि के अंदर हो, उद्योग के अंदर हो, उसका वो अनुसरण करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास भी कौन करेगा, राज्य करेगा। इसी आधार पर जो गांव है हमारे, वहां पर कुटीर उद्योग का व्यवसाय में फैलाने में भी राज्य सहायता करेगा, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा 3-4 चीजें। पहली चीज क्या है कि राज्य उपयुक्त विधान बनाएगा। विधान किन के लिए बनाएगा, जो भी कृषि के अंदर व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उद्योग के अंदर कर रहे हैं, उनको अच्छी मजदूरी मिले, उनको अच्छा काम मिले, उससे उसका जीवन स्तर सुधरे और काम की दशाएं अनुचित हो, मानवीय गरिमा के अनुकूल हो, ठीक है ना। अब आपको ये अनुच्छेद 43 समझ में आ गया होगा। अब 43 आ गया तो अब हम आगे का अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 43A क्या कहता है, उद्योग धंधों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो पॉलिसीज है, 43A में क्या है, इंडस्ट्री से रिलेटेड यानी उद्योग धंधों से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज का निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा है, राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। ये पॉलिसीज बनाती है। और पॉलिसीज किन के हित में बनाती है, जो कर्मकार होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके हित में बनाती है, जिससे क्या है कि प्राइवेट सेक्टर उनका शोषण ना कर सके, ठीक है ना। राज्य किसी भी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों की, देख लेते हैं एक बार, स्थापना की, अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करता है और उपयुक्त विधान अर्थात कानून के द्वारा कदम उठाता है, ठीक है ना। अब आपको ये कंफर्म हो गया होगा। आर्टिकल 43A भी किससे, समाजवादी सिद्धांत से ये प्रेरित है। अनुच्छेद 43B देखते हैं। 43B क्या कहता है कि सहकारी समितियों का उन्नयन होगा। सहकारी समिति, ठीक है। इस आर्टिकल को आप सीधे ध्यान रखना कि 97वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो किसके बारे में था, सहकारी समितियों के बारे में था। तो उसी संविधान संशोधन के थ्रू ये उपबंध जोड़ा गया था, आर्टिकल 43B, जिसमें क्या था, सहकारी समितियों का उन्नयन
किया जाएगा और राज्य की ये जिम्मेदारी है। तो राज्य क्या करेगा? राज्य सहकारी समितियों के शैक्षिक निर्माण, स्वायत्त अर्थात उनको शक्तियां प्रदान करेगा और उसमें लोकतांत्रिक नियंत्रण की व्यवस्था करेगा और ज्यादा से ज्यादा वो व्यवसाय कर सकें, उनके प्रबंधन की व्यवस्था करेगा। तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी में ही आती है। अब आपका आर्टिकल 43 हो गया। आर्टिकल 43 को सीधे सीधे समाजवादी सिद्धांत से रिलेट करना और कर्मचारियों से रिलेट कर देना, कृषि हो, उद्योग धंधे हो। और 43 एक किस में करेगा? उद्योग धंधों से रिलेटेड है और 43 भी सहकारी समितियों से रिलेटेड है। अब वनडे एग्जाम हो या फिर आरएस प्रीलिम्स या फिर मेंस एग्जाम हो, तो यहां से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं। तो आप इस सेक्शन को अच्छे तरीके से कीजिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 44 क्या है। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाएगा। समान नागरिक संहिता क्या होता है? समान नागरिक संहिता सीधे सीधे बोल दो कि किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, सबके लिए एक कानून बनाया जाएगा। एक देश एक कानून की जो अवधारणा है, एक देश एक कानून की जो अवधारणा है, वो आर्टिकल 44 ही सजेस्ट कर रही है राज्य केंद्र सरकार को एक देश एक कानून हो। तो ये होता है समान नागरिक संहिता, समान सिविल संहिता या फिर नागरिक संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं हो कि धर्म के आधार पर अलग कानून हो। जैसे कि हमने ट्रिपल तलाक की बात की थी। ट्रिपल तलाक में क्या था कि महिलाओं का शोषण हो रहा था, जो मुस्लिम महिलाएं थी। तो केंद्र सरकार ने संसद के अंदर एक्ट पारित करके इसको क्या कर दिया? अवैध करार कर दिया ट्रिपल तलाक को। इससे क्या हो रहा था? किसी विशेष समुदाय में विशेष व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा था कि वो केवल 3 बार तलाक बोल के किसी भी लेडीज का शोषण कर सकते हैं उसको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। संप्रदाय हो, धर्म हो, उसके आधार पर नहीं, एक देश और एक कानून चलेगा, या अर्थात नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का निर्माण होगा। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 45 की तरफ। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? अनुच्छेद 45 कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान करेगा। कौन करेगी? सरकार करेगी। जो 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान कौन करेगी? सरकार करेगी। राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या फिर पंचायत हो, कैसा भी उपक्रम हो, पीएससी हो, वो इसकी व्यवस्था करेगा। अब आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 46 क्या कहता है कि एससी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब हो या फिर वीकर सेक्शन हो। वीकर सेक्शन अर्थात वो आर्थिक रूप से कमजोर है, जैसे कि बीपीएल वाले, बिलो पॉवर्टी लाइन, अन्य दुर्बल वर्ग। ये दोनों तो आपको पता ही होगा एसटी के अंदर। और एससी क्या है? वीकर सेक्शन होते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसका ये सीधा सीधा सा मतलब है कि इनके जो हित होंगे, ये 3 वर्ग देख लिया हमने, एक तो एससी देख लिया, एक एसटी देख लिया और एक वीकर सेक्शन देख लिए। इनके शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। आपने देखा होगा एससी एसटी और जो बीपीएल वाले, बीपीएल से रिलेटेड जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा में उनको जैसे कि जो फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें भी उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है ना। आयु में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। और बहुत जगह अवसर उन्हें ज्यादा उपलब्ध कराए जाते हैं क्योंकि वो दुर्बल वर्ग हैं या फिर अनुसूचित जाति या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं। इस वजह से शिक्षा में दिया जाएगा और अर्थ संबंधी। और हमने देखा था लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16 देखा था। तो आर्टिकल 16 तो मूल अधिकार है, लेकिन इसी का उठा हुआ रूप जो राज्य को निर्धारित करता है पॉलिसीज बनाने के लिए, वो क्या है? आर्टिकल 46। तो 46 आर्टिकल को आप 16 आर्टिकल के साथ याद कीजिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। अब इसमें क्या लिखा है? राज्य क्या करेगा? जनता के दुर्बल वर्ग एससी व एसटी के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। विशेष सावधानी अर्थात किसी और वर्ग को ये नहीं लगे कि उनके हितों को काटकर एससी एसटी या फिर बीपीएल वालों को उनका हिस्सा दिया जा रहा है। तो राज्य ऐसी नीति का निर्माण करे किसी का भी अहित ना हो और इन वर्गों का उत्थान हो सके,
ठीक है ना, और उनकी सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षण करेगा। अब सामाजिक अन्याय क्या हो गया, हमने आर्टिकल 15 जो मूल अधिकार था उसमें देखा था, धर्म, मूल, वंश, जाति व लिंग के आधार पर निषेध दे रखा था, प्रतिषेध दे रखा था, प्रोहिबिटेड दे रखा था। तो वही आर्टिकल इससे भी मैच कर रहा है। इसके अंदर आप आर्टिकल 15-16 को जोड़ना, ठीक है ना, तो उसके साथ आप याद करना, ये तो नागरिकों को अधिकार दे रखे हैं या फिर निवासियों को दे रखे हैं, तो उसके आधार पर आर्टिकल 46 को भी साथ में ही याद करना। अब आपको आसानी होगी आर्टिकल्स याद करने में, किस आर्टिकल में क्या क्या व्याख्यान दिए गए हैं। अब आर्टिकल 47 क्या कहता है, आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो सभी व्यक्तियों को। पोषण युक्त भोजन अर्थात उसमें कुपोषण ना हो, कहने का मतलब उसमें न्यूट्रिएंट उपस्थित हो, न्यूट्रिएंट उपस्थित हो, संतुलित भोजन होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए। संतुलित भोजन यदि नागरिक करेंगे, संतुलित भोजन नागरिक करने से उनके स्वास्थ्य में क्या होगी, अभिवृद्धि होगी, स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होगी। तो इससे क्या होगा, लोक स्वास्थ्य में भी अभिवृद्धि होगी। लोक स्वास्थ्य मतलब पब्लिक हेल्थ में, ठीक है ना। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये पोषाहार स्तर के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि राजस्थान राज्य की बात करें तो अभी इंदिरा रसोई, जो कि बहुत ही कम दामों में जो गरीब वर्ग होता है उसको ये उपलब्ध कराई जाती है। गरीब वर्ग क्या, सभी के लिए ये ओपन है। इंदिरा रसोई होगी, अन्नपूर्णा योजना थी पहले पिछली वाली सरकार में, या फिर साउथ के अंदर ये बहुत सारी योजनाएं, राजस्थान राज्य में भी काफी सारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश में भी हैं। सभी राज्यों ने पोषाहार स्तर को ऊपर करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पोषण युक्त भोजन देने का कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। राज्य अपने लोगों को पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए या फिर पब्लिक हेल्थ, जो लोक स्वास्थ्य है, के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में से मानेगा। राज्य का ये कैसा कर्तव्य होगा, प्राथमिक कर्तव्य होगा। ऐसा नहीं है कि द्वितीय कर्तव्य मान ली, ये सबसे जरूरी चीज है। यदि किसी देश के निवासी स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ होने के साथ साथ वो अच्छा कार्य करेंगे, जिससे देश की इकोनॉमी भी ऊपर जाएगी। और साथ में एक चीज और इसमें दे रखी है, राज्य मादक पेय जो शराब होते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के उपभोग पर प्रतिषेध का प्रयास करेगा। अब मादक पदार्थ होते हैं जैसे कि शराब हो गया, तो जैसे राजस्थान सरकार है, पहले क्या था, टाइमिंग क्या थी, जो शराब की दुकानें थी वो 10 बजे बंद होती थी, 10 PM बंद होती थी। लेकिन उसके बाद पिछली जो सरकार थी, उससे पहले वाली सरकार थी गहलोत सरकार ने इसको 8 PM 8 बजे ही बंद कर दिया कि कम से कम आदमी मदिरा सेवन करे, जिससे उसके स्वास्थ्य में हानिकारक तत्व न आए और उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। इस वजह से तो की। और जैसे कि कई राज्य हैं, राज्य हम देख लेते हैं, राज्य कौन कौन से हैं। गुजरात है, गुजरात में क्या है, बैन है, क्या बैन है, शराब बैन है। बिहार राज्य में बैन है। तो इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, यही नीति निर्देशक तत्व है। एक और नीति निर्देशक तत्व था उसके साथ, जैसे गांधीवादी सिद्धांत था, उसमें भी ये दे रखा है, गुजरात और बिहार वाला, ठीक है ना, वो भी एक आधार है, ठीक है। अब आपने देख लिया, मादक पेय के बारे में देख लिया। स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियां जैसे ड्रग्स हो गया, नशीली दवाई हो गई, उनको भी प्रतिबंधित कर देते हैं, ठीक है ना, राज्य के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, अनुच्छेद 48 कहता है कि गाय हो, बछड़ा हो या फिर कोई दुधारू पशु हो तो उसका वध नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये कहां से लिया गया है, गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया ना, ये तो गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है ये आर्टिकल, गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित आर्टिकल है ये। इसमें क्या बोला गया है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। हाँ, वो इससे अगला आर्टिकल है, ठीक है ना। इसमें क्या है, आर्टिकल 48 में क्या है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक बनाएगा। कृषि और पशुपालन को आधुनिक किस तरीके से बनाएगा, यानी खेती बाड़ी में नए नए औजारों का यूज करेगा। खेती बाड़ी के अंदर
नए नए औजारों का यूज करेगा। ये गांधीवादी सिद्धांत से ना होते हुए ये उदारवादी सिद्धांत है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है ना। उदारवादी सिद्धांत से, उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत से लिया गया है, ना कि गांधीवादी सिद्धांत से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक कैसे, जैसे कि खेतीबाड़ी हो रही है उसके साथ हम पशुपालन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। गांव के अंदर ये काफी किया जाता है, तो उसमें अच्छे से अच्छे औजारों का यूज करेंगे, वैज्ञानिक प्रणालियों को उपयोग में लेके जाएंगे, तो जिससे क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और उत्पादकता ज्यादा हो, मेनली उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और साथ में क्या है कि गाय हुई, बछड़े हुए व अन्य दुधारू पशुओं की नस्लों का परिरक्षण करेंगे, सुधार करेंगे और उनके वध को प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है कहां से लिया गया है कि गाय की हत्या नहीं की जाएगी, तो ये यहीं से लिया गया है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत को, ये जो दूसरा पॉइंट है वो गांधीवादी सिद्धांत का है। और पशुओं की नस्ल में सुधार कैसे कर सकते हैं, के क्रॉस करवा के, जैसे कि बीजों की उत्पादक बीजों को बनाया जाता है ना, उसी तरीके से पशुओं की नस्लों में सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 48 गांधीवादी सिद्धांत हो गया। 48A क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। अब आपने देखा 48A बाद में जोड़ा गया था, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है कि बहुत सारे एक्ट बनाए संसद ने काफी सारे एक्ट बनाए, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था 1972 वाला, जो सबसे पहले पारित किया गया था 1972 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। उन्नीस सौ बहत्तर, ठीक है ना। वन नीति बनाती है केंद्र सरकार, बनाती है राज्य सरकार बनाती है, और साथ में वाटर एक्ट बनाया, जिससे क्या कि पानी की शुद्धता रहे। पॉल्यूशन एक्ट बनाए, एयर पॉल्यूशन एक्ट बनाया और साउंड पॉल्यूशन एक्ट बनाए, बहुत सारे एक्ट बनाए। और वो किस आधार पर बनाए थे कि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और वो पर्यावरण को बढ़े। जैसे कि जितने भी नेशनल पार्क हो गए, नेशनल पार्क का निर्माण किया जाता है पर्यावरण संरक्षण के लिए या फिर जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जाती है, बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाते हैं, ये उसका आधार क्या है, 48A ही उसका आधार है, ठीक है। अब हम अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 क्या कहता है, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होंगे, स्मारक हो, स्थान हो, वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के कौन कौन से, जैसे कि राजस्थान में जितने भी किले हैं, आमेर का किला हो गया या फिर मेहरानगढ़ का हो गया, जैसलमेर का किला हो गया, या फिर चित्तौड़ के किले हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया। तो इनके लिए इनका संरक्षण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना। और साथ ही साथ विधि भी बनाई जा सकती है, हेरिटेज एक्ट बना दिया इस तरीके से। इसको देखते हैं कि इनका विरूपण नहीं हो, विनाश नहीं हो, और इनको उसी में रखा जाए, जिनकी ऐतिहासिकता को सुरक्षित रखा जाए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 49 क्या है, ठीक है ना। अब आपको पूरे तरीके से आर्टिकल 49 समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को संरक्षण करना है, हमको उन स्थानों का संरक्षण करना है, और उस टाइम पे ऐतिहासिक जो वस्तुएं थी उनका भी संरक्षण करना है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आप इसमें ये मत चला जाए ना कि संसद और न्यायपालिका, ठीक है ना। इसमें एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, डीएम का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं। और पहले टाइम में क्या था कि उसको एक तो कार्यकारी अधिकार भी दिए गए थे जो कार्य प्रशासन से रिलेटेड थे, कार्य प्रशासन से रिलेटेड अधिकार के साथ साथ इसको न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे, न्यायिक अधिकार भी दिए गए थे, ठीक है। लेकिन इसके जो न्यायिक अधिकार थे वो 1973 में, 1973 के अंदर सिविल संहिता के अंतर्गत जिला न्यायालय को ट्रांसफर कर दिए गए, जिला न्यायालय को ट्रांसफर कर दिए गए। तो इस फेज में देखना, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे पहले उन पर
न्यायिक अधिकार भी होते थे तो उनके अधिकारों को कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, जिला न्यायालय में। अब डीएम के पास सीमित अधिकार है न्यायिक क्षेत्र के अंदर, पहले ज्यादा अधिकार होते थे। इस वजह से राज्य क्या करेगा, लोक सेवाओं में, लोक सेवा की बात की ना मैंने, तो लोक सेवा के अंदर ही तो आता है डीएम। डीएम हो, एसडीएम का एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें दोनों का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका को पृथक करने के लिए कौन कदम उठाएगा, राज्य उठाएगा। उसके लिए एक्ट भी वो राज्य बना सकता है। ठीक है। अब है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब ये जो आर्टिकल कहां से लिया गया है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये उदार बौद्धिक सिद्धांत या फिर लिबरलिज्म जो इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है वहां से लिया गया है। अब राज्य की क्या है, राज्य को आप केंद्र सरकार मानना है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्योंकि केंद्र सरकार ही इसका प्रबंधन करती है। विदेश नीति का निर्माण कौन सा करती है, केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकारें करती है। तो जो केंद्र सरकार होगी वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए अपने पॉलिसी मेकिंग यानी विदेश नीति में कुछ तत्व डालेगी, जैसे कि हम बोल सकते हैं पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत सह अस्तित्व का सिद्धांत था, उसको भी इसमें देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं जिससे आपको अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है ना, कि पहले परमाणु जो बम है उसको यूज करने की ना नहीं करने की नीति जो है वो भी इसी से प्रेरित है। ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी देख लो या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई, जो भी है हमारे देश हैं, आसपास के देश हैं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, या फिर अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सभी की सिक्योरिटी हो, तभी विश्व समृद्धि की ओर बढ़ेगा, ना कि तनाव से आतंकवाद को खत्म करना भी इसी के अंदर आता है। अब सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। जैसे देश है हमारा, देश के जो रिलेशन है, कूटनीतिक रिलेशन हो, राजनीतिक रिलेशन हो, वो कैसे होने चाहिए, न्याय संगत हो, मतलब बराबरी के होने चाहिए। ये नहीं कि एक देश दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर रहा है या फिर वो आर्थिक शोषण कर रहा है उसका, या फिर सम्मानपूर्ण संबंध हो, बराबरी के संबंध हो सम्मान के साथ। ठीक है। सी पॉइंट क्या है, आगे निकल गया। सी पॉइंट क्या है कि जो भी संगठित लोग होंगे वो एक दूसरे से व्यवहारों से अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने वाला होगा। जैसे इसका हम एक बेस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अभी अभिनंदन का जो प्लेन था वो पाकिस्तान के अंदर लैंड कर गया या फिर क्रैश हो गया, तो पाकिस्तानी आर्मी ने उनको पकड़ लिया, लेकिन भारत में विरोध के स्वर उठे कि उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए। और फिर गाइडलाइन कौन सी थी, जिनेवा वाली गाइडलाइंस के थ्रू, क्योंकि जिनेवा की जो अंतर्राष्ट्रीय विधि थी या अंतर्राष्ट्रीय संधि थी उसके तहत उनको जल्दी से जल्दी रिलीज किया जाए, और पाकिस्तान ने भी रिलीज कर दिया। तो इसका आप इससे एग्जाम्पल को सेट कर सकते हो। ठीक है ना। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यस्थम से द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हैं, कि भारत पाकिस्तान की हो, या फिर रशिया के आसपास वाले देश हो, या फिर यूरोपियन कंट्रीज के आपस में विवाद हो, तो वो अच्छे तरीके से सॉल्व किए जाए। ठीक है। अब वो आपने एक बार जो नीति निर्देशक तत्व थे उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, किस में क्या क्या दे रखा है। ठीक है ना। 36 आर्टिकल 36 एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या दे रखा था। आर्टिकल 36 में दे रखा था कि राज्य की परिभाषा जो भाग 2 के आर्टिकल 12 के अंदर दे रखी थी। उसी तरीके से 37 क्या दे रखा था, 37 में न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, एनफोर्स नहीं करा सकते, जैसे मूल अधिकारों को एनफोर्स कराया जा सकता है। और राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि ये देश के शासन में मूलभूत होंगे और विधि बनाने में राज्य इनको लागू करेगा, कि यही राज्य का कर्तव्य है। 48 का देख लिया, आर्टिकल 48 सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। 48A देखा, इसी के अंदर दे रखा है। 38(2) देखा, जिसमें असमानताओं को कम किया जाएगा। किसकी असमानता होगी, आय की असमानता को कम किया जाएगा। प्रतिष्ठा सुविधाएं, अवसर की असमानता को भी समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिकल 39 में कितने पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट दे रखे हैं। तो 6 पॉइंटों को आप ध्यान रखना, और 6 पॉइंट राज्य को अपनी नीति में लागू करने चाहिए, जिसमें समान रूप से जीविका का साधन अर्थात रोजगार प्राप्त करने का साधन होगा। बी क्या कहता है, अधिग्रहण से याद रखना, इसको अधिग्रहण से रिलेटेड है। सी क्या है कि एक जगह जो धन और उत्पादन के साधन एकीकृत ना हो, कुछ कॉर्पोरेट्स के साथ के पास ही पूरी इकोनॉमी ना पहुंच पाए, सभी में सर्वसाधारण के लिए अहितकारी होगा ये।
ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन डी है। और ई क्या है, जो कर्मचारी हैं पुरुष तथा स्त्री हो उनके लिए उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना किया जाए। ठीक है। एफ क्या है, बालकों के स्वतंत्र और घरमावे वातावरण से रिलेटेड है, संपूर्ण विकास किया जाए। 39 है, लीगल सर्विस, लीगल फ्री एडवाइस के बारे में, निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में दे रखा है और समान न्याय के बारे में दे रखा है। ग्राम पंचायतों का संगठन, गांधी से याद रखना। फिर ऐसी इसी तरीके से 41 है, 42 है, 43, 44, 45, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को याद किस तरीके से करें। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण कर देते हैं। कुछ तत्व ले लेते हैं समाजवादी सिद्धांत के अंदर ले लेते हैं, कुछ तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अंदर ले लेते हैं और कुछ तत्व उदारवादी सिद्धांत के अंदर ले लेते हैं। तो पहला क्या है, इसमें समाजवादी सिद्धांत के अंदर लेते हैं, जिससे आपको याद रहे। आप इस चीज को याद कर लोगे तो आप कभी भी नीति निर्देशक तत्वों को भूलोगे नहीं। पहला है समाजवादी सिद्धांत, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। समाजवाद का यही मूल रूप होता है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक, और जोड़ देना इसमें राजनीतिक न्याय को और इसमें ऐड कर लेना। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड फैक्ट और कौन से हैं, लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना, इसको याद रखना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अनुच्छेद 38 स्टार्टिंग के आर्टिकल ये है 3 है। 38 में मैंने बता ही दिया क्या है, यही दे रखी है, ये 3 चीज दे रखी है। 39 में मैंने बता ही दिया कि जो 6 पॉइंट थे ना 39 के, कौन कौन से थे, कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध किया जाएंगे। अधिकरण वाला दूसरा पॉइंट था, धन का समान वितरण होगा, पुरुषों व स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन होगा, बालकों के बारे में दे रखा है, कार्य की दशाओं के बारे में दे रखा है, इस तरीके से। और 39A आपको ध्यान ही है क्या है, फ्री लीगल एडवाइस, निःशुल्क विधिक सहायता, इसको इस तरीके से ध्यान रखना, निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। इसी तरीके से अनुच्छेद 41 को ध्यान रखना। 41 में क्या दे रखा है कि जो बुजुर्ग होंगे, इसको ध्यान रखना, जो काम होगा, कार्य पाने की आजादी या कार्य की सुविधा उपलब्ध कराएगा, राज्य उपलब्ध कराएगा। जो बीमारी हो, बीमारियों से रिलेटेड जो भी चीज है वो भी, जैसे हॉस्पिटलों का निर्माण करवाया राज्य ने, है ना। अनुच्छेद 42 क्या करेगा, अनुच्छेद 42 करेगा सीधा सीधा काम की न्याय संगत अवस्था। ठीक है ना। और मैटरनिटी, प्रसूति से रिलेटेड था ना ये, इसको इससे याद रखना। तो इस तरीके से आप 43 किससे रिलेटेड था, तो ये क्या है, कर्मकारों से रिलेटेड था, कर्मकारों से संबंधित था। 43A क्या था, उद्योगों के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है सरकार के द्वारा, उससे रिलेटेड है। ये क्या कहते हैं, उनको सुविधा देती है, उद्योगों के लिए पॉलिसी बनाती है कि जिससे वो शोषण ना कर सके। 47 क्या था, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी पब्लिक हेल्थ की बात की थी हमने। अब इसको शॉर्ट में देखते हैं, डिटेल में चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ के साथ पोषाहार, इंदिरा रसोई का एग्जांपल दिया मैंने, अन्नपूर्णा रसोई का दिया, और भी बहुत सारी स्कीम केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है ना। जिससे पोषाहार अच्छा मिलेगा, पोषण युक्त भोजन मिलेगा, तो जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है ना। अब ये हमने कर लिए हैं, कौन कौन से आर्टिकल कर लिए हमने, समाजवादी सिद्धांत वाले आर्टिकल को हम कर चुके हैं। अब हमारे जो दूसरे आर्टिकल है वो है, 2 तरीके के आर्टिकल और रह गए हैं, कौन कौन से, गांधीवादी सिद्धांत के और उदार बौद्धिक सिद्धांत वाले आर्टिकल और रह गए हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत को देख लेते हैं। ये सिद्धांत गांधी जी की विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनः स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। जो गांधी जी के विचार है कौन कौन से, अनुच्छेद 40 बहुत बड़ी चर्चा की, ग्राम पंचायतों का गठन किया, 73वां संविधान संशोधन की बात की, तो 40 याद रहेगा आपको। 43 में क्या दे रखा था, कुटीर उद्योग वाला कॉन्सेप्ट था, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड वगैरह बनाए जाती हैं, राजस्थान में भी है, कई जगह में भी है। ठीक है ना। म्यूजियम बनाए जाते हैं, खादी का प्रचार किया जाता है। तो कुटीर उद्योग से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है कि राज्य सरकार सहायता देगी
कि ज्यादा से ज्यादा कुटीर उद्योग फैले, इनका व्यवसाय उन्नत अवस्था में आए। अनुच्छेद 43B के बारे में हमने बात की। 43B क्या कहता है? सहकारी समितियों की बात करता है। सहकारी समितियों क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए, संचालन होना चाहिए, लोकतांत्रिक नियंत्रण होना चाहिए और व्यवसायिक प्रबंधन होना चाहिए। तो इसको ध्यान रखना। आर्टिकल 46 क्या कहता है? SC ST और BPL वालों के लिए, इसको ध्यान रखना। SC ST और BPL, इसको किसके साथ याद करना है आपको? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के साथ याद करना है, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है? 46 के अंदर एक चीज तो दे रखी है, शिक्षा से रिलेटेड दे रखी है, और एक अर्थ संबंधी दे रखी है, यानी पैसे से रिलेटेड। ठीक है ना। आर्टिकल 47 क्या कहता है? शराब के बारे में, शराब निषेध की बात करता है। हमने एग्जाम्पल देखा, गुजरात का एग्जाम्पल देखा, बिहार का देखा। नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, ड्रग्स पर प्रतिबंध लगाने की ये बात करता है। तो इसको इससे याद रख सकते हैं, ये गांधीवादी सिद्धांत है। और 48 क्या कहता है? गाय होंगी, बछड़े होंगे, दुधारू पशु होंगे तो उनकी वध नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। और उनकी नस्लों में सुधार किया जाएगा। ये गांधीवादी सिद्धांत से प्रेरित है। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके से हमको आर्टिकलों को याद करने हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत वाले आर्टिकल हो गए। अब है उदार बौद्धिक सिद्धांत के आर्टिकल हैं, जो कि विश्व स्तर वाले हैं, जिसमें अनुच्छेद 44 क्या कहता है? समान नागरिकों के लिए कैसी संहिता का निर्माण किया जाएगा? समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाएगा। समान नागरिक संहिता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। तो इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को, या फिर वो किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो, विशेष समुदाय का हो या फिर संप्रदाय का हो, उनके लिए अलग धर्म या फिर रिलीजन नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने बता दिया, ट्रिपल तलाक वाला जो एग्जाम्पल था ना, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आज के टाइम पर। मतलब एक देश है तो एक कानून रहेगा, ये नहीं है कि एक देश है 10 कानून वाली बात को ये झुठलाता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी कितने वर्ष तक के बालकों को? 14 साल के बालकों को। तो इससे याद रखना आप। ठीक है। आर्टिकल 21A जो कि मौलिक अधिकार है, वो भी इसी से रिलेटेड है, याद होगा ना आपको, 21 से। इसी तरीके से आर्टिकल 48 क्या कहता है? 48 कहता है कृषि तथा पशुपालन में क्या किया जाएगा? वैज्ञानिक प्रणालियों का यूज किया जाएगा और साथ में आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास किया जाएगा। ठीक है। 48 क्या कहता है? 48 बोलता है, सीधे सीधे बोलता है कि पर्यावरण का संरक्षण, जितने भी एक्ट बने हुए हैं आज के समय पर, उनका इसी के आधार पर निर्माण हुआ है। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य नीति हो गई, नेशनल पार्क बनाए गए हैं, तो ये इसी से रिलेटेड है। 49 नंबर क्या कहता है? 49 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जैसे कि जितने भी किले राजस्थान में बने हुए हैं जो कि नेशनल हेरिटेज हैं, और कुछ तो क्या है यूनेस्को हेरिटेज के अंतर्गत भी आते हैं। और इसी तरीके से दिल्ली का लाल किला, ताजमहल वगैरह, ये सभी का संरक्षण कौन करेगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों करेंगे। ठीक है। ये कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसका? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है इसका, लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है राज्य सेवा। राज्य सेवा यानी पब्लिक सर्विस जो होती है ना, जैसे IAS RAS वगैरह, SDM DM वगैरह, उसके अंदर की बात की गई है। ये मत लेना कि आप ऊपर लेवल वाली बात सोचो। 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की। अब आई होप कि आपको सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से कि किस आर्टिकल में क्या क्या है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि नीति निर्देशक तत्व एक बहुत ही बोरिंग टॉपिक है। अगर इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ाया जाए तो ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना। यदि कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। धन्यवाद। और मेरा प्रोमो कोड को याद रखना, GAURAVM। इसके साथ आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स में आप लेते हो एडमिशन या फिर गेट सब्सक्रिप्शन प्राप्त करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अनअकैडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे कि कौन सी क्लास कितने बजे है। तो घंटे का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।